बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन ऑफ कैफ 7। ये ओरिएंटेशन मैं समझता हूँ कि मेरे कोर्स की ओरिएंटेशन नहीं है, ये इस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन है। आप ये कोर्स जिस मर्जी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से मर्जी से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आप इस कोर्स को लेकर कैसे चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कैफ 7 बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस। इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि ये कोर्स क्या है, इसमें आई कैप आपसे क्या चाहता है, किस तरीके से आपसे पूछता है, बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं और बच्चों के रिस्पॉन्स की क्या रीजंस हैं, और उन सारी चीज़ों को जो आपको आज अगर पता हो तो इंशाल्लाह आपका आगे का ये सफ़र बेहतर तरीके से गुजरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप लोग अक्सर लोग वाकिफ हैं, अगर नहीं तो ये स्लाइड आप लोगों के लिए, मैं सारी पढ़ के नहीं बताता, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि मेरे जो सब्जेक्ट स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये 6 सब्जेक्ट्स शामिल हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा पीआरसी 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और एफएआर जो हमारा कैफ 1 का पेपर है, ये 2 कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ जाएँ तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस और बिजनेस इनसाइट्स एनालिसिस का जो आपका कैफ 7 का पेपर है उसका फाइनेंशियल पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ। हैंड्स ऑन कोर्सेज 2 हैं जो मेरे स्पेक्ट्रम में आते हैं, एमएस ऑफिस और एआई एंड डाटा एनालिटिक्स। ये कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूँ और ये काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 10-12 साल से ये सारे सब्जेक्ट्स मैं टीच कर रहा हूँ सीए के अंदर। आगे चलते हैं जी, इस सब्जेक्ट की बात करते हैं जो पढ़ने आप आए हैं। देखें, सीए के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के अंदर 2 मेन ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको हम जीरो से हीरो बनाते हैं। एक है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिजीम और दूसरी है मैनेजरियल अकाउंटिंग की रिजीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजीम में आपके 5 पेपर्स हैं। पीआरसी का पहला पेपर पीआरसी 1, कैफ का पेपर कैफ 1 एफएआर, और फिर उसके बाद सीआर, और उसके बाद सीफैप 1, और उसके बाद एमएसए। इसी तरीके से जो मैनेजरियल अकाउंटिंग रिजीम है ये आप 4 जगह पे पढ़ेंगे। पहले आपने पीआरसी में पढ़ा है क्यूएबी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस। इसके बाद आप कैफ में 2 पेपर्स पढ़ेंगे, मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बीआईए बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस। मैक आपका कैफ 5 है, बीआईए आपका कैफ 7। कैफ के अंदर ये 2 पेपर्स हैं जो आप पढ़ते हैं जिसमें आपको बिजनेस की एनालिसिस या इंटरनल एवैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मोस्टली आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज होता है, और वो लोग कौन है? जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम या ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए होते हैं। मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर हम वो चीजें पढ़ते हैं जो बिजनेस वालों को बताती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो क्यूएबी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन की टेक्निक्स हुआ करती थी इनके अंदर। जब आप बिजनेस इनसाइडर एनालिसिस में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ट्रू डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि आप किस तरीके से बिजनेस के अंदर उसको एवेल्युएट करके, एनालिसिस करके, उसका इंसाइट डेवलप करके आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैटर्स, ये हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, और उसके लिए हमारे पास ये 3rd पेपर बिजनेस इनसाइडर एनालिसिस का पेपर है जो आपसे एक एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मांगता है। इस पेपर को पढ़ने से पहले आईकैप ने ये सजेस्ट किया है कि आप मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, वो कम से कम एक दफा अपीयर जरूर कर लें, क्योंकि इसके अंदर इससे पीछे वाले पेपर्स के कॉन्सेप्ट की ना सिर्फ टेस्टिंग होती है, बल्कि वो आपके कुछ और कॉन्सेप्ट की बेस भी बनते हैं। उनको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग जो है, इसके अंदर ये आपके 4 पेपर्स हैं जिसमें से तीसरा पेपर बिजनेस इनसाइडर एनालिसिस आपको पढ़ाया जाता है। बल्कि अब मेरा ख्याल है कि अब ये 5 पेपर्स हो गए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का पेपर है उसके अंदर भी इस पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की वेटेज को बढ़ाया गया है। तो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का जो पेपर है उसके अंदर भी मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें अब आपके सिलेबस में टेस्ट हुआ करेंगी। तो समझ लीजिए कि ये 5 है जिसमें से आप तीसरे पेपर के अंदर अभी पहुंच गए हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली रिलेट कर रहा है आपकी बिजनेस की एनालिसिस से, और फिर उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। सिलेबस ग्रिड आपकी 4 एरियाज पे मुश्तमिल है।
तीन बड़े एरियाज हैं और चौथा एरिया अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन स्कीम में इंट्रोड्यूस कराया गया है, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। अब ये क्योंकि किसी भी जगह पे फिट नहीं होता, क्योंकि ये मैनेजेरियल एनालिसिस या इंटरनल एनालिसिस की तरह नहीं है कि ग्रिड ए में फिट हो सके, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट या रिस्क एनालिसिस से रिलेटेड भी नहीं है कि ये ग्रिड बी या सी में फिट हो सके। तो इसका एक छोटा सा ग्रिड अलग से बनाया गया है, ग्रिड नंबर डी। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी 10 से 15 नंबर की इसकी वेटेज है। चैप्टर नंबर 7 जो है ये इससे रिलेट कर रहा है। तो मैनेजरियल एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स और इनकी वेटेज यहाँ पे मौजूद है। ये डी को भी आप ए का पार्ट ही समझे तो आपको अंदाजा होगा कि 3 ग्रिड हैं जो तकरीबन इक्वल वैल्यू के हैं और उनसे इक्वल वैल्यू का पेपर आता है। मैनेजरियल एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी ये दोनों ही आपके थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि सिलेबस एरिया ए और डी। ये आपको हमारे मैनेजरियल एनालिसिस के गुरु टीचर नन अदर देन सर आतिफ आबिदी साहब पढ़ाएंगे। ये वाले एरियाज आतिफ साहब बड़ी देर से पढ़ा रहे हैं। इससे पहले ये पेपर डिफरेंट मॉड्स और डिफरेंट स्टेजेस पे मौजूद होता था। पहले BCBS होता था, फिर ये BMS भी होता था CFAP के लेवल के अंदर। तो मैनेजरियल एनालिसिस जो बिजनेस से रिलेटेड थ्योरेटिकल एरियाज हैं वो आतिफ साहब से बेहतर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो आपको इस कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको मैनेजरियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, ये 2 एरियाज आतिफ साहब पढ़ाएंगे। इसी तरह से जो एरिया नंबर डी है सस्टेनेबिलिटी, इससे रिलेटेड एक नया कोर्स आपके CFAP लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें इस वक्त मार्केट लीडर टीचर हैं सर आतिफ आबिदी। उनकी अपनी बुक भी है मार्केट में जो लीडिंग बुक है। तो ये तो आपको आप समझ लीजिए कि गुरु टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। एरिया बी और सी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने बारे में ये तो नहीं कहता कि मैं गुरु टीचर हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आतिफ साहब वाली जो वैल्यूज मिल रही हैं, आतिफ साहब वाली जो सर्विस मिल रही है, वो मैं यहाँ पे इस कोर्स में भी आपको फॉलो करके दिखाऊं। रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस ये 2 एरियाज हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो पेपर के 2 सेक्शंस होते हैं जी, सेक्शन ए और बी। हमेशा की तरह 100% पेपर आपने करना होता है, कोई इसमें चॉइस नहीं होती। सेक्शन ए के अंदर जो होता है, सिलेबस एरिया ए और डी से सवाल आते हैं, 2 से 5 सवाल होते हैं। और सेक्शन ए के अंदर MCQs होते हैं 10 नंबर के। ये नॉर्मली 10 MCQs होती हैं एक एक नंबर के। ये पूरे सिलेबस से होते हैं, सिलेबस एरिया ए से लेकर डी तक। तो सेक्शन ए के अंदर अगर आप सवाल देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होते हैं, ये पूरी बुक से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक जो है वो मैनेजरियल एनालिसिस या इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी के होते हैं। और सेक्शन बी के अंदर जो है ना वो 6 से लेकर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 to 9, ये क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 3 या 4 सवाल होते हैं जो कि सिलेबस एरिया बी या सी से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसका मॉडल पेपर देखें तो ये आपके सामने इसका मॉडल पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जिसके अंदर MCQs है, मोस्टली थ्योरेटिकल MCQs है, और इसमें जो उन्होंने सवाल पूछे हैं वो पूरी बुक से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपने मोस्ट वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर खालिद बतानी है, डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए। टकर 5 मॉडल, ये भी आपका मैनेजरियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेक्शन बी शुरू हो गया। सेक्शन बी के अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आपने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस बेस्ड है। क्वेश्चन 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन 9 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो बहुत सीधी सीधी सी डिवीजन है आपके पेपर के अंदर भी कि सेक्शन ए जो है उसमें 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक उसमें क्वेश्चन होते हैं और वो मैनेजरियल एनालिसिस से रिलेट कर रहे होते हैं। और सेक्शन बी जो है वो आपका प्योरली फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेट कर रहा होता है। आगे चलते हैं जी। ये पेपर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इसकी कुछ अटेम्प्ट्स हुई हैं आप लोगों के सामने मैंने लिखी हैं। तकरीबन 8 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। वैसे तो इसकी स्प्रिंग 26 की अटेम्प्ट भी हुई है, लेकिन वो क्योंकि न्यू सिलेबस के मुताबिक हुई है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर हमेशा बच्चों को पास करने के वाले से पहली पोजीशन हासिल करता रहा है। एक दफा सेकंड थी, एक दफा थर्ड थी, लेकिन मोस्टली ये टॉप 3 में हमेशा रहता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर पेपर। इस पेपर की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है। वैसे भी अभी क्योंकि स्प्रिंग 26 का रिजल्ट नहीं आया तो इस वजह से वो मैं यहाँ पे लिख भी नहीं सकता। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको अंदाजा है कि FAR भी पढ़ाता हूँ, अभी उसकी ओरिएंटेशन मैंने कंप्लीट की है।
तो वो सबसे बुरा है, वो नीचे से पहले नंबर पे आता है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन ये वाला जो दूसरा पेपर मैं पढ़ाता हूँ, वो ऊपर से पहले दूसरे नंबर पे आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ तो इसलिए उसमें बच्चे फेल होते हैं, या मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ तो उसमें बच्चे पास होते हैं। बल्कि उसकी रीजंस कुछ और हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म किया। स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पेपर में, और उसकी कुछ रीजंस हैं जो कि हमें इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने वो रीजंस अपने अंदर ढूंढनी है। वो रीजन जिनकी वजह से बच्चे पहली पहली अटेम्प्ट में ये पेपर पास कर पाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर ये भी बताऊंगा कि वो बच्चे जो पहली अटेम्प्ट में पेपर पास नहीं कर पाते, वो क्या गलतियां करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस ओरिएंटेशन का स्टार्ट होने वाला है, वो ये है कि बच्चे इस पेपर में पास होते हैं तो किस तरह से होते हैं, और अगर फेल होते हैं तो क्यों होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने आज पहले दिन नोट कर लेनी है, इनको याद कर लेना है, और ये सारी चीजें अपने एजुकेशन की जो आपकी जर्नी होगी 6 महीनों की, उसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करनी। पहली चीज इस अच्छे रिजल्ट की जो रीजन है वो ये है, फिल्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट, जिन्होंने पढ़ना नहीं होता, जिन्होंने अब्बा जी के कारोबार पे जाके बैठना होता है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पीछे ही कहीं ना कहीं किसी और पेपर में फंस जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट की लॉट होती है वो वैसे ही अच्छी होती है, तो उनके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा होता है। दूसरी बात, एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोग इससे पहले एफएआर का पेपर पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ चुके हैं, अब आप एमएफए के अंदर या बीआईए के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी उन पिछले 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पे काम दे आएगा। आपको नोट्स बनाना आते हैं, आपको चीज़ों को इवैल्यूएट करना आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की हैंडलिंग आ गई है, इसलिए आपका ये पेपर जो है वो इजीली पास हो जाता है, इसकी पासिंग रेशो बेहतर है। इस पेपर का एक बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत लंबी-लंबी चीज़ें नहीं है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का मिक्स है, तो बहुत ही थोड़े से न्यूमेरिकल एरियाज़ रह जाते हैं, जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू एनी अदर पेपर जिसमें जनाब 15 चैप्टर्स हैं या 14 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का अपना लंबा सवाल आ सकता है, इसमें सिर्फ 3 या 4 बड़े सवाल आपको आने हैं। तो पेपर इजी टू मैनेज भी होता है। तो लेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। कैलकुलेटर पे जिसकी स्पीड तेज है, वो इस पेपर में इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो अच्छा कैलकुलेटर, एक स्पीडी कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए, जिससे कि आप स्पीड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चौथी चीज जो है वो ये है कि आपने इससे पहले जो चीजें पढ़ी हैं, उनकी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्यूएबी के अंदर जो क्यूएम होता था, जब आपने पढ़ा था उस वक्त आपने पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। वहां पे आपने फाइनेंस पढ़ा था, यहाँ पे आपको वो फाइनेंस हेल्प करेगा। इसी तरीके से आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो यहाँ पे आपको बजटिंग में हेल्प करेंगे। आपने मटेरियल, ओवरहेड, लेबर वगैरह की कैलकुलेशंस पढ़ी थी, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो प्रीवियस स्टडीज के अंदर से भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। तो ये कुछ 4 रीजंस हैं जो बच्चों को पास कराती हैं। इन सारी रीजंस का आपने फायदा उठाना है जरूर। लेकिन फिर जो बच्चे फेल होते हैं, वो क्यों फेल होते हैं, वो भी मैं इसी स्लाइड पे बात करना चाहता हूँ। नॉर्मली इसकी अलग स्लाइड बनाता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट, तस्वीर के दोनों रुख दिखाए जाए। तो वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, वो क्यों फेल होते हैं? इसलिए कि वो, उनकी प्रेजेंटेशन सवाल की ठीक नहीं होती। यहाँ पे अब मैटर करेगा कि आप सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, आप फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, आप चीजें फॉर्मेट में कैसे पुट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन मैटर करेगी आपकी। इनकॉम्पिटेंट या फॉल्टी प्रेजेंटेशन होती है, इसकी वजह से आप फेल होते हैं। पेपर लेंथी होता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल एरिया भी होता है, न्यूमेरिकल एरिया भी होता है, 9 सवाल होते हैं। सवालों को सॉल्व करना हमेशा एक चैलेंज रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि वो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 3 घंटे के पेपर की तैयारी मेरा ख्याल है बच्चे करते ही नहीं है। पहली दफा 3 घंटे का जब वो पेपर देते हैं तो वो आई कैप में बैठे होते हैं, उस वक्त देते हैं। उससे पहले कभी 3 घंटे के पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं होती। हम आधा आधा घंटा, घंटे घंटे के पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। होता ही है कि जब आप 1 घंटा पेपर लिख लेते हैं, थ्योरेटिकल भी लिखना है, न्यूमेरिकल भी लिखना है, तो उसके बाद बच्चों के हाथ थक जाते हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लिखना शुरू करते हैं, तीसरे सवाल के बाद या चौथे सवाल के बाद एग्जामिनर कहता है कि यार इस बच्चे को ही बुलाओ, इससे पूछे कि इसने क्या लिखा है। पेन हमारे जो है वो लीक करना शुरू कर देते हैं, जो हम पेन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने कभी चेक ही नहीं किया होता कि ये पेन अगर 3 घंटे लिखेगा तो कैसा लिखेगा।
हम मार्केट से कोई भी सस्ता सा 30-40 रुपए का पेन पकड़ते हैं, पेपर देने चले जाते हैं, वो पेन थोड़ा सा लिखने के बाद मोटा लिखना शुरू कर देता है, इंक छोड़ना शुरू कर देता है और सारा आपकी आंसर शीट जो है वो खराब हो जाती है। तो लेंथी पेपर को हैंडल करना एक पूरा टास्क होता है जिसको आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज कंप्लीट करना है। फिर बच्चे दे आर अनएबल टू ग्रास्प द डेटा ऑफ क्वेश्चन। अक्सर एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर एग्जामिनर ये कहता है कि भाई मैंने सवाल में ये चीज पूछी थी, बच्चे ने मिस कर दी। मैंने सवाल में इंफॉर्मेशन बताई थी, बच्चे को पता ही नहीं था, बच्चे ने वहां से सवाल से इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं की। फोकस आउट होता है उन बच्चों का, क्योंकि सवाल पढ़ते हुए वो कुछ और चीजें सोच रहे होते हैं। तो सवाल पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों को। फिर अक्सर औकात यहाँ पे फेलियर की एक रीजन ये होती है कि नेगेटिव अमाउंट्स को पॉजिटिव लिख दिया जाता है, पॉजिटिव अमाउंट्स को नेगेटिव लिख देते हैं, उनको जमा कर देते हैं, जमा वालों को ज़रब कर देते हैं, ज़रब वालों को तकसीम कर देते हैं और सारा कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। कोई चीज कैलकुलेशन करने से पहले दी गई होती है, कोई चीज कैलकुलेशन करने के बाद दी गई होती है, उनको मर्ज कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जी हम तो सही करके आए थे। तो आप तो सही करके आए होंगे अपनी तरफ से, लेकिन आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने सवालों को समझा नहीं। तो इन सारी चीजों की जो स्टूडेंट फेल होते हैं, खासतौर पे इस सब्जेक्ट के अंदर जो फेलियर की रीजंस हैं, 4 जो मैंने बड़ी लिखी हैं, ये सारी की सारी टेस्ट सेशन से कवर होंगी। आपने अपने टेस्ट सेशन को फॉलो करना है। हम लोग आपको इस कोर्स के अंदर टेस्ट सेशन भी देंगे, वो आपने फॉलो करना है ताकि आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है, जो फेलियर की रीजन है, वो कंप्लीट हो सके। तो सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, पेपर को हैंडल करने में फोकस करना है, तो ये पेपर इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। यू विल अचीव दिस पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नियर पीयर के 5 फीचर्स आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूं कि अगर आप ये कोर्स नियर पीयर से लेंगे तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। आपको तमाम कंटेंट 100% रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में डिलीवर किया जाएगा और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स स्पेसिफिकली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। किसी चलती हुई क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं है जो कि 2 घंटे की है, जिसमें काम की बात शायद 1 घंटे की हो, बाकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, बच्चों के सवाल जवाब और बच्चों की कंफ्यूजन रिजॉल्व कर रहे होंगे टीचर, वो आपके लिए मैटर नहीं करता। हम लोग इसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि वो 1 टू 1 रिकॉर्डिंग के लिए हो, 1 टू 1 डिलीवरी के लिए हो। मैं और आप ऑनलाइन आमने सामने एक दूसरे से बात करेंगे और कोई तीसरा नहीं होगा, ताकि इंफॉर्मेशन डिलीवरी जो है वो पूरी फोकस हो सके। वो चीज जो फिजिकल क्लास में मैं खुद भी पढ़ाते हुए 2 घंटे ले लूंगा, वो मैं यहाँ पे 1 घंटे में कवर करा दूंगा, आपका टाइम बचा। और इस तरह से ये सिर्फ एक लेक्चर में है। और अगर 80 लेक्चर्स हैं और हर 80 लेक्चर के साथ आप घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा बचा रहे हैं, तो तकरीबन आप इतना टाइम बचा लेते हैं कि आप उतने ही टाइम के अंदर एक और पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो नियर पियर के मॉडल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों के लिए स्टूडियो बेस्ड लेक्चर तैयार किए गए हैं ताकि आप टाइम सेव कर सकें। यही वजह है कि अगर आप किसी चलती हुई क्लास की रिकॉर्डिंग्स लेते हैं जो 2 घंटे रोजाना क्लास हो रही है, आप 1 महीने बाद उस कोर्स को ज्वाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज स्टिल 60 आवर्स ऑफ लेक्चर जो कि पीछे पड़े हुए हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको 2x पे करके सुनते हैं, उसको स्किप कर करके सुनते हैं। तो जनाब, आप क्रिकेट मैच तो देख नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना है अगर, तो आपको फोकस करना होगा। आपको 2x की स्पीड पे जब आप लेक्चर सुनते हैं तो यू आर बेसिकली ओनली लिसनिंग द लेक्चर्स, आप उसको समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बच्चों को फेलियर के लिए जो प्रॉब्लम होती है वो ये 2x पे लेक्चर सुनना होती है। उनके ख्याल से उनको लग रहा होता है कि हमारे टीचर जो बोल रहा है वो हमें समझ आ रही है 2x पे, तो ठीक है, हमारा काम चल रहा है। तो आपने सिर्फ सुनना नहीं होता, आपने अंडरस्टैंड करना होता है, अब्जॉर्ब करना होता है। आप डेली लाइफ में जिस स्पीड पे लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, उसी स्पीड में लेक्चर देखें, उससे ज्यादा स्पीड से ना देखें खुदारा। आपको टाइम की बचत चाहिए, नियर पीयर के लेक्चर में ऑलरेडी वो टाइम की बचत है, लेकिन उसको मजीद स्पीड से ना देखें। आपको 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में चाहिए, ऑलरेडी ऐसा ही है। जो चीज क्लास में 2 घंटे में होती है वो यहाँ पे 1 घंटे में होती है, लेकिन आप उसको मजीद स्पीड से ना सुने, वरना आप उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। देन लाइव सेशंस होते हैं, वीक में एक दफा आप लोगों के साथ लाइव सेशंस होंगे। कुछ लाइव सेशन सर आतिफ कराएंगे, कुछ मैं कराऊंगा। लाइव सेशन का मकसद आप लोगों से बातचीत होती है, चिट चैट होता है, सोशलाइजेशन होती है, आप लोगों को गाइड करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें नहीं करते, हम और भी बातें कर लेते हैं। आपको जो भी कंफ्यूजन हो रही हो सीए की एजुकेशन के हवाले से, स्टडीज के हवाले से, पेपर अप्लाई करने के हवाले से, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर है टेस्ट सेशन का, जिसमें हम लोग आपको वो तमाम इश्यू जो फेलियर के रीजन बनते हैं उनको रिजॉल्व करने का तरीका बताते हैं।
टेस्ट सेशन में आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, आप घर बैठे उसको सॉल्व करते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप वो प्रैक्टिस हमारे साथ शेयर कर देते हैं और हमारे एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट चेक करने का एक्सपीरियंस है, वो आपका वो टेस्ट चेक करते हैं और आपको उसके ऊपर फिर गाइड करते हैं। अगर आपको चेकिंग के अंदर कुछ मसला हो, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें इतने नंबर क्यों मिले हैं, इसमें ये चीज़ ऐसे क्यों की है आपने। इवन हम आईकैप के पैटर्न के ऊपर एग्जामिनर कमेंट्स भी आपको देते हैं। आईकैप के पैटर्न के ऊपर सॉरी जो सजेस्टेड आंसर है वो आपको देते हैं और मार्किंग स्कीम देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यार इसमें इस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे और इस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे, इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे, इस स्टेप के कितने मार्क्स थे और इस स्टेप के कितने मार्क्स थे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आपको टेस्ट सेशन भी देते हैं। व्हाट्सएप क्लासरूम होता है, टीचर से आप राब्ता कर सकते हैं। टीचर हर वक्त आपके पास फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर लेक्चर्स, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है टिल द डे ऑफ एग्जाम, आप किसी भी वक्त टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा टीचर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होते हैं। हाँ, रिस्पॉन्ड करने में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको टीचर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये वो तमाम कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स हैं जो कि नियर पेयर के ऊपर आपको मिलते हैं और इन पांचों फीचर्स को हम मिला के एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर्स मिल जाएं और वो आप लेक्चर्स ले लें तो आपका काम चल जाएगा, जो कि आजकल डिफरेंट और ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है। वो सिर्फ आपको लेक्चर्स दे देते हैं, आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई टेस्ट सेशन नहीं है। तो भाई अगर तो मुकाबला ये हो आई कैप के अंदर जाके पेपर इस तरीके से होना हो कि आपने बैठ के फोकस से लेक्चर सुनने हो, तो फिर तो चलें ठीक है कि आप लेक्चर सुन लें, आपका कामयाबी हो जाएगी। लेकिन आईकैप में पेपर होता है कि आपने जो लेक्चर पढ़े हैं उनको आपने समझना है, ऑब्जॉर्व करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, T1 T2 और T3 लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, जो आपके ज़हन में वो आपने पेपर पे लिखना है। तो जो पेपर पे लिखा होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आईकैप आपको इस बेस पे मार्क्स नहीं देता कि भाई आपने कितने टीचर्स के कितने वीडियो लेक्चर्स कितनी देर में देख लिए, इसके ऊपर तो कोई आपको तमगा नहीं मिलेगा। तो लेक्चर देखना इज नॉट ऑल, लेक्चर देखना इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने उसके अंदर से अपनी कंफ्यूजन रिजॉल्व करनी है। अगर कंफ्यूजन ना हो तो फिर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मकसद ही खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, वो होता है यूट्यूब। कि आपकी हर चीज यूट्यूब के ऊपर पड़ी होती है, आप यूट्यूब पे जाते, आप जाके वहां पे लेसन लेते और आप पेपर दे देते। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में किसी भी जगह पे ये वाली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, एडवांस कोर्सेज स्किल कोर्सेज यूट्यूब प्रोवाइड कर सकता है, वहां से आप लेसन ले सकते हैं या वहां से आप डांस के लेसन ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एजुकेशनल कंटेंट है ये सिर्फ यूट्यूब से करने से पास नहीं हो सकेगा। बहुत सारे बच्चे आपको कहते हैं जी मैंने यूट्यूब पे लेक्चर लिए तो पास हो गया। ठीक है, बिल्कुल उनका पास हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं और पास नहीं हो पाते, लेकिन कोई बताता नहीं। ये वही बात है कि होता सबके साथ है लेकिन बताता कोई नहीं। तो वो बच्चे अगर आप उनको ढूंढने निकलेंगे या अगर आपके पास कोई ऐसा एक ट्रू स्टैट्स आ जाएं कि आपको अंदाजा हो कि वो बच्चे जो सिर्फ लेक्चर्स ले लेते हैं और समझते हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, वो पास नहीं हो पाते। आई कैप का पासिंग का रिजल्ट तो आपको नजर आ रहा होता है, फेलियर का रिजल्ट नहीं नजर आ रहा होता। आपको वो स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे होते जिन्होंने बहुत सारे पेपर्स दिए और एक भी पेपर पास नहीं किया, लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे। तो अगर 10-12 हजार बच्चे ऐसे हैं आई कैप के अंदर जिन्होंने कुछ ना कुछ पेपर पास किए हैं, तो शायद 10,000 के करीब बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कोई भी पेपर पास नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन को समझ लेते हैं कि वीडियो लेक्चर्स देख लिए तो चलो भाई काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं आप लोगों को एक कंप्लीट एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल बी एबल टू पास योर आईकैप पेपर। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आईकैप का पेपर सिर्फ वीडियो लेक्चर से पास नहीं हो सकेगा। कुछ लोगों का हो भी जाता है क्योंकि वो बाकी चीजों को खुद ही कवर कर लेते हैं या उनकी लक अच्छी होती है, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रूवन मेथड। वो चीज जो कुछ 20% लोगों के लिए वर्क कर जाए या 15% लोगों के लिए कामयाबी हो, वो एक प्रूवन मेथड नहीं। जबकि बाकी जितने भी लोग पास होते हैं वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न के साथ चलते हैं। किसी इदारे में, अच्छे इदारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपके टेस्ट भी होंगे, अच्छे इदारे में टीचर आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा, आपके पास टीएस भी होंगे, आप रेगुलरली क्लासेस लेंगे, फिर आप पास होंगे। और जब आप कभी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ नियर पीयर को कंपेयर करते हैं तो आपको फीस में एक डिफरेंस नजर आता है कि भाई नियर पीयर ज्यादा फीस ले रहा है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 5,000 6,000 7,000 में कोर्सेज दी जा रहे हैं, बल्कि वो उनके जो बच्चे होते हैं वो राब्ता करते हैं आपसे, आपको कहते हैं यार 2,000 दे दो तुम लेक्चर्स ले लो। तो आप 2,000 तो दे रहे हैं, आप 4-5 हजार रुपए अपने बचा रहे हैं, लेकिन वट यू आर वेस्टिंग इज योर टाइम। आप अपने 6 महीने जाया कर देते हैं ये सोच के कि हाँ यार इस लेक्चर से तो पास हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना आपने। आपने
पूरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, फिर ही आपका पेपर पास हो सकेगा, फिर ही देयर इज अ गारंटी कि आपका पेपर पास होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नियर पीयर क्योंकि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स दे रहा है, इसलिए उसकी प्राइस को आप दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर ना करें। बट हमने इस कंपैरिजन को भी इस अटेम्प्ट में खत्म किया है, क्योंकि इस वक्त हम लोग नियर पीयर की 10th एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो कि है हमारे सीए के कोर्सेज की। आज से 10 साल पहले सीए के कोर्सेज हमने सीफैप में स्टार्ट किए थे। सीए के कोर्सेज सीफैप में जब स्टार्ट किए थे तो उस वक्त हम लोगों ने बच्चों के लिए कोर्सेज वगैरह दिए थे, और सीफैप 2 का कोर्स और इस तरह से बाकी सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज हम लोगों ने दिए थे। नाउ इट हैज़ बीन 10 years, और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा सर्व किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारा का सारा सीए, कैफ, पीआरसी नियर पीयर से किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों की एक रिकग्निशन से, ए डिकेड ऑफ एक्सीलेंस इन सी एजुकेशन, वी आर ऑफरिंग आवर कोर्सेज एट 6000 फॉर दिस अटेम्प्ट। और ये सिर्फ यही नहीं है, अगर आप 2 पेपर्स लेंगे तो आपको इसमें मजीद डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन गेट 2 कोर्सेज इन 11,000, 5,500 का आपको पेपर मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि एक कंप्लीट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्या होता है। एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें सारी चीजें हो, ऑनलाइन हो, आपको उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना स्मूथ चलता है और कितना श्योर होता है उसमें आपका अच्छा रिजल्ट। तो इस चीज को इंशाल्लाह आप ज़हन में रखिएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन नियर पीयर से बेहतर यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो हम लोगों ने बात कर ली है, मैंने आपको टेस्ट सेशन के वाले से बता दिया है। एक और चीज याद रखिएगा, ये है हमारा बिजनेस इंसाइडर एनालिसिस का कोर्स, उसकी कोर्स कवरेज स्केड्यूल्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। आज ओरिएंटेशन अगर हो रही है, इसके बाद आप ईद मनाएं, ईद के बाद आप शुरू कर लें 23 मार्च से पढ़ना, और उस वक्त से जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास है 22 वीक्स। 22वें वीक में जाके, 21 वीक्स हैं, 22वें वीक में जाके आपका पेपर है 22 अगस्त 2026 को। याद रखिएगा कि बीआईए का पेपर 22 अगस्त 2026 को होगा, और उस वक्त तक आपके पास 21 हफ्ते हैं, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है। स्लोली एंड स्टडीली आपने डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा के लेक्चर्स लेने हैं। दैट इज इनफ, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं कोई बड़ा पेपर है, कोई मुश्किल है, सर ने तो कहा था कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ऐसी बात नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा होती है लेकिन सिलेबस कंटेंट बहुत छोटा सा है। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जब मिक्स होके आते हैं, ये पहली चीज तो ये कि ये दोनों अलग अलग है। आधा पेपर आपका थ्योरेटिकल है, आधा न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स होके नहीं आना। हाँ, एक ही पेपर में जब आते हैं तो आपको इसमें थोड़ा इजी भी हो जाता है कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट याद करना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट याद करना आसान होता है। ठीक है जी। तो ये पेपर आपका इजीली मैनेजेबल है। इनिशियली जब आप थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे होंगे, जब सर आतिफ के लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो शायद 1 घंटा भी रोजाना के लिए काफी होगा, लेक्चर्स लेने के लिए, उनके नोट्स बनाने के लिए, पिछले दिन के लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अंदाजा है कि थोड़े लंबे सवाल होते हैं, तो वो लंबे सवालों को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज ओके फॉर यू, और आपके लिए दिन में 1.5 से 2 घंटे इज इनफ। हाँ, ये याद रखिएगा कि जब आपने टाइम देना है तो आपने रोजाना की चीजें रोजाना करनी। आपने अगर एक दिन का काम दूसरे दिन पर डाल दिया तो फिर मसला होगा। देखिए, ये इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन कुछ खाना खाना है, और दूसरे दिन भी खाना खाना है, और तीसरे दिन भी खाना खाना है, और आप ये सोचें कि यार मैं तीसरे दिन पिछले 2 दिनों का भी खाना खा लूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, तो ऐसा काम नहीं। आप तो जिंदा रहेंगे लेकिन आपके साथ डॉक्टर्स भी जिंदा रहेंगे, खासतौर पर मेरे वाले डॉक्टर्स, क्योंकि उनको आपकी तरफ से हैवी पैसे जाना शुरू हो जाएंगे जब आप उनको चेकअप कराएंगे और दवाइयां लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट डू दिस। जैसे आपकी बॉडी ने फूड अब्सॉर्ब करना है, उसी तरह से आपके माइंड ने कॉन्सेप्ट को अब्सॉर्ब करना होता है। तो रोजाना का काम रोजाना करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ही आप ये पेपर क्लियर कर सकेंगे। ठीक है जी। और डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा इज इनफ, मोर देन सफिशिएंट। और मजे की बात बताऊं, संडे को आपने छुट्टी करनी। और मजे की बात बताऊं, आपने सैटरडे को कुछ नया नहीं पढ़ना, सैटरडे को आपने पूरा वीक रिवाइज करना है। तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन ये तब है जब आपने पहले वीक से ही पढ़ना शुरू कर देना है। ये ना हो कि आप आखिरी मंथ बैठे हो और सोच रहे हो कि भाई तैयारी करनी है, और तैयारी करते करते संडे आ जाए तो आप कहें जी सर ने तो कहा था संडे को छुट्टी करनी है, तो मैं तो संडे को छुट्टी करूंगा। तो इतने मजे नहीं आ रहे। इतने मजे सिर्फ उसी को आ रहे हैं जो डिजर्व करता है, जो साथ साथ में पढ़ रहा है, जिसने शुरू से पढ़ना शुरू किया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये आपका कोर्स कवरेज स्केड्यूल है। 21 वीक्स है आपके पास, और ये 21 वीक्स अगर गुजर गए और आपका सिलेबस खत्म ना हुआ, देखिएगा मुझे यकीन है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अगस्त के एंड पे या जुलाई के एंड पे ये सोच रहे होंगे
कि यार अब हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, मेरे तो इतने सारे लेक्चर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ज़हन में ये बात आए तो याद रखिएगा, ये मेरा चेहरा याद कर लें। मैंने आपको बता दिया है आज कि भाई आप अगर ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा करके टाइम ज़ाया करेंगे तो एंड पे इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी। आपको लगेगा 1 दिन ही है ना, चले कोई बात नहीं कल कर लूँगा मैं। ये 1 दिन ही है, 2 दिन ही है, करते-करते आप आगे इस सिचुएशन पे पहुँच जाते हैं कि जब आपको लगता है कि आप पेपर देने के बाद कि भाई किताबें अभी किसी को देनी नहीं चाहिए क्योंकि अगली दफ़ा दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली रिपीट करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन पेपर ही पास नहीं हो पाते। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने रेज़ा-रेज़ा करके, कतरा-कतरा करके टाइम ज़ाया किया होता है और हर टाइम 1 सेकंड करके ज़ाया होता है। आपने सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट टाइम ज़ाया किया होता है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है। तो टाइम ज़ाया नहीं करना। याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ दिया आपने, कोई भी सिलेबस एरिया, खासतौर पे फाइनेंशियल में से कुछ भी आपने छोड़ दिया, तो आपको एक सवाल पक्का ठुक जाएगा आपका और आप पेपर पास नहीं कर सकेंगे। फिर वापस आके आपने किताबें किसी को देनी नहीं है, क्योंकि अगली दफ़ा आपको उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है डेफ़िनिटली। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि प्री रिजल्ट का जो हमारा शेड्यूल है, इसमें शुरू के कुछ दिन हमारी जो लाइव सेशन है सर आतिफ आफनी साहब के साथ होगा आपका, क्योंकि आप लोग थ्योरेटिकल एरिया शुरू करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम लोग न्यूमेरिकल एरिया शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज़ को काइंडली याद रखिएगा कि हमने किस तरह से इसको करना है और शेड्यूल हमारा कैसे होगा। आतिफ साहब के लाइव सेशंस मंडे को होते हैं, मेरे लाइव सेशंस ट्यूसडे को होते हैं। तो जब तक आप आतिफ साहब के साथ लाइव सेशन करेंगे, मंडे को हुआ करेंगे, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। वो आप उस पे परेशान ना हो, क्योंकि आपको फाइनल शेड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, लेकिन वीक में एक दफा कम से कम लाइव सेशन आप लोगों के साथ जरूर होता है, जिसमें आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो ये की हैं कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होगा, जिसमें हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइव सेशंस है, टेस्ट सेशन है, आपकी बड़ी इंटेलिजेंटली प्लान्ड वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपका टाइम बचाती हैं। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल आज डिसाइड नहीं करते, आप ओरिएंटेशन देख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भाई अभी नहीं मैंने पढ़ना, मैं रिजल्ट के बाद पढ़ूंगा, या रिजल्ट के बाद भी आपने कहीं और से पढ़ना शुरू कर दिया और आपको लग रहा है कि यार अब तो मेरे से कोर्स ही कवर नहीं होगा, 50 लेक्चर्स ऑलरेडी क्लास के हो गए जो 2-2 घंटों के हैं और उनको लेक्चर्स को मैं कवर करूंगा तो आगे मजीद 50 लेक्चर्स खड़े होंगे। तो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, इवन यू कैन ज्वाइन इन 4th मंथ, 3rd मंथ, क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो ऐसे टाइम सेविंग है कि आपके लिए वो आसानी होगी उधर अपना सिलेबस सारा का सारा कवर करने की। ठीक है जी, सो मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी स्लाइड आ गई। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहें मैंने बीआईए के हवाले से, तो यू कैन सेंड मी ए व्हाट्सएप टेक्स्ट और वॉइस नोट। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन के हवाले से कुछ और गाइडलाइंस आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, एडमिशन के लिए आपके पास नियर पीयर का नंबर मौजूद है। उम्मीद है कि आप जो इस वक्त हम लोगों ने जो डिस्काउंट्स दिए हैं बच्चों के लिए, जो हमने ऑफर्स दिए हैं, उनका आप बेनिफिट हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।